हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या था कि कुछ जो फंक्शन पढ़ेंगे उसके पहले जो कुछ बेसिक्स है, जो चीज़ आना चाहिए, जैसे ट्वेल्थ का भी है फंक्शन पढ़ना, तो जो 11th का कुछ पोर्शन है और जो ज़रूरत है इसके लिए उसको हम लोग देखेंगे। तो जो पहला चीज़ है वो है आपको देखना, जानना सेट के बारे में। ठीक है, सेट्स। तो सेट्स के बारे में जानना है तो आइए हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। तो सेट का ब्रीफली थोड़ा जानेंगे। तो सेट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है एक कलेक्शन ऑफ, सॉरी मीठा हुआ है इधर पानी होने के कारण से, है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं। एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे आप लोग ग्रुपिंग मतलब समझते हैं, या सेट मतलब भी ऐसा कभी देखे होंगे। आमतौर जो बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, उनको सेट का मीनिंग पता नहीं है। गांव में जो लोग होते हैं या कोई भी लोग होता है, लेकिन वो सेट का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी आप जानते होंगे तो बोलते हैं क्या, बर्तन सेट। तो ये जो सेट है ना इसी का है। फिर इसके बाद होता है बहुत सा आता है, हाँ, कि बर्तन सेट हो गया। इसके अलावा आपका क्या श्रृंगार का कुछ होता है, और फिर जिलेबी आपका आभूषण का होता है। तो ऐसा करते करते होता है। तो ये से कलेक्शन मतलब एक ग्रुपिंग बनाना है। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। ठीक है, समूह होता है। इसमें कैसा होता है, एक ऐसा समूह होता है। कलेक्शन मतलब होता है कलेक्ट करके समूह बनाना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी मतलब इकट्ठा करना। इसका एग्जैक्ट हिंदी कलेक्शन का होगा आपका एकीकृत करना। ठीक है, मतलब वही है, एक कलेक्शन, एक समूह बनाना। ठीक है, ऑफ वेल डिफाइन फंक्शन मेन है जो यहाँ पे है, ऑफ वेल डिफाइन। तो अब समझेंगे वेल डिफाइन मतलब क्या है। तो वेल डिफाइन में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए दो आदमी हैं, दो स्टूडेंट है, राम और मोहन। ठीक है, राम और मोहन, इन दोनों से एक सवाल पूछा गया कि बताओ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर क्या क्या है। फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, तो बताइए राम क्या बताएगा। राम भी बताएगा 1 और 2। मोहन भी बताएगा कितना, 1 और 2। आपसे भी पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 1 और 2। और अगर दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल अगर हम पूछते हैं कि हाँ, आप जिस क्लास में चलिए ये सवाल ले लेते हैं कि फेवरेट है ना कोई, दो फेवरेट बुक्स का नाम बताओ, बुक्स का नाम बताओ। तो राम बोला सपोज, बुक्स में अभी है, हाँ, एनसीईआरटी बोल दिया, एनसीईआरटी मैथ, और बोल दिया वो एक और बुक बोल दिया कि एचसी भी। ठीक है, एचसी वर्मा का फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया।
अब मोहन क्या बोल रहा है कि मोहन बोल रहा है कि मैथ में हमको अच्छा जो लगता है वो केसी सिन्हा लगता है, ठीक है, ऐसा उसके लिए फेवरेट है। और फिजिक्स के लिए इरोडोव, ठीक है। तो आपके लिए भी ये क्या होगा, सोच के देखे तो इसी से मैच करता हुआ रहेगा कि कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल, मतलब मेरे लिए भी अलग है, आपके लिए भी अलग होगा। तो ये क्या हुआ, लेकिन इसमें क्या है कि दुनिया के कोई भी आदमी से पूछ लिया जाए तो वो 1 और 2 को छोड़ के और कोई नहीं बताएगा। बस ये सब लोग सेम ही आंसर बताएंगे, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वेल डिफाइन मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे, ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या सिंपल सा उपाय है, सेट है कि नहीं। तो आप क्या चेक करिए कि खुद से पहले सवाल पूछिए, वो जैसे बोल दिया कि फर्स्ट फर्स्ट 10 होल नंबर, ठीक है, का एक कलेक्शन लेते हैं, वो सेट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज मेरा मुझसे पूछा गया तो क्या करेंगे, मैं इससे पहले अपने आप इसका आंसर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 से लेके 1 2 3 9 तक, ठीक है। अब आपकी जो बगल में है ना, उससे पूछिए कि क्या इसका आंसर यही है, तो वो जो भी बताएगा ना, वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा, ठीक है। तो ये है कि अपने से खुद से सवाल पूछिए, दूसरे से भी सवाल पूछिए, अगर वो दोनों डिफरेंस आ जाता है तो समझ जाइए क्या है, वो सेट नहीं है। अगर सेम ही आता है, दूसरे तीसरे किसी से भी पूछते हैं, अगर सेम आता है तो क्या होता है, वो सेम आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब वो सेट है, मतलब पर्सन टू पर्सन वो वैरी नहीं कर रहा है। तो ये इजली है चेक करने का तरीका, अब आपको हम बताएं कि सेट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। और बाकी डिटेल आपको हम जब 11th क्लास का टॉपिक चालू करूँगा उसमें मैं सेट्स के बारे में बता दूंगा। तो सेट में इतना ही, यहाँ पे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेट में पहला है कि 2 फॉर्म होता है लिखने का, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें होता है कि सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारा एलिमेंट वाइज लिख दिया जाता है। जैसे फर्स्ट अभी 2 नेचुरल नंबर बोले थे ना, तो 2 नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट होगा, 1 और 2, इसको करके लिख दिया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला जाता है कि इसमें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन हम लोग ये एलिमेंट का यूज नहीं करके लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे एक्स, एक्स सच दैट, ऐसा एक्स लो जो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, नेचुरल नंबर, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो। तो क्या क्या आएगा, सिंपल है, वही है, यही आएगा, 1 और 2 ही आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए रोस्टर फॉर्म आपका कुछ लिमिटेड एलिमेंट है, 10 से 12 वहाँ तक लिख सकते हैं, मतलब लिखने के लिए तो आप काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी होता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो बड़े सेट होते हैं जिसमें 100 200 इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उसमें ये यूज आता है। जैसे अब रियल नंबर भी एक सेट ही है, तो रियल नंबर का कलेक्शन लिखना होगा तो क्या हम करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सेट हो गया, बस सिंपल था। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका क्या है, एलिमेंट वाइज लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें जो हम लोग का यूज वाला चीज़ है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी, सेट ए है, ये क्या है, सेट बी। ये क्या करता है, ये दो सेट के बीच आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है कि सेट ए, सपोज हम ले लेते हैं सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3,
सेट बी में एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। तो ये ऐसा करता है कि हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाता है। अब पेयर बाय को वो एक सेट के अंदर रखता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसा होगा, पेयर वाइज होगा। तो ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट ही है। उसमें एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से, और दोनों का पेयर बनता है। तो ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1, 1 पहले ए के साथ बनाएगा, फिर 1 एक और बी बचा हुआ है बी के साथ बनाएगा, फिर क्या है ये ए 1 का ख़त्म, अब 2 आ गया, 2 का क्या होगा ए के साथ, 2 का बी के साथ, ठीक है। ऐसे ही 2 भी ख़त्म, 3 ए के साथ और 3 बी के साथ, समझे। तो ये सेट हो गया। और ये कैसा हो गया, ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आप थोड़ा डीप में जाके देखोगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको समझ में आएगा। तो ये क्या करता है कि इसका हर एक एलिमेंट, मतलब दो सेट का हर एक एलिमेंट के बीच में एक वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि हाँ ए है जो 1 है जो ए से भी रिलेटेड है, और 1 है जो बी से भी रिलेटेड है। जितना एलिमेंट है इसमें हर एक एलिमेंट के बीच में समझिए संबंध स्थापित करता है ये, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालने आ जाता है, और नहीं आता होगा तो ये मैं बता दिया, ठीक है। और तीसरा है आपका, तीसरा जो है जो सबसेट है, सबसेट या सुपरसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दो सेट दिए हुए एग्जांपल से समझेंगे, 1 और 2, और एक में क्या है 1 है 2 है 3 है ए है बी है, ठीक है। अब क्या है कि 1 का देखिए, 1 में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए है जो सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। अगर कोई सेट का सारा एलिमेंट कोई दूसरे सेट में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल होता है सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है क्या कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ए में जितना एलिमेंट है, ठीक है, उसका सारा का सारा एलिमेंट कोई दूसरे सेट में है तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, या बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। बी क्या है, सुपर सेट है ए का, और ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ इसमें होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब होता है क्या आपका, कि नाम से ही पता चल रहा है, एक मिनट पानी के कारण इंक खत्म हो गया। नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी मतलब कैसा सेट जिसमें जो एम्प्टी नहीं हो, एम्प्टी मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। तो अगर ये सेट है, ठीक है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, चाहे ए हो या एक हो, मतलब कुछ भी एलिमेंट हो, कम से कम एक वो होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसको और भी फाई से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और चीज़, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 के पावर m या n, ठीक है, 2 के पावर n। अगर कोई सेट A दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो इसका कितना सबसेट होगा, 2 के पावर n होगा।
इसमें आपका क्या क्या आएगा, खुद खुद भी खुद का सेट है, ए भी ए का सेट है, और क्यों, वो तो खुद आप देख सकते हैं कि अगर ए बराबर 1 2 3 ले लें तो हम सबसेट का क्या बोले कि इसका सारा का सारा एलिमेंट जिस सेट में हो, तो एक और ए लिखते हैं, बताइए इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये ए का सबसेट हो गया, ठीक है ना, ए का सुपरसेट हो गया, या ए खुद का ही सबसेट है। और एक और होता है फाई भी, ठीक है ना, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये सबका सबसेट होगा। तो एक और होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब यही कि खुद वाला और फाई को हटा देना रहता है, तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2n-2, ठीक है, क्योंकि एक फाई और एक खुद जो सेल्फ पे होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये चीज़ें थी। एक और चीज़, हाँ, अब बताइए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे, सपोज इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट है, तो बताइए कि ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसमें कितना एलिमेंट होगा। तो सिंपल है कि सबके साथ हम लोग क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, तो अगर इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एम है, तो इसका एक एलिमेंट इसके कितने एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, एम के साथ, तो ए को एम के साथ बनाएगा, तो एन को क्या को बनाएगा, एन इंटू एम के साथ, इतना रिलेशन होगा, तो इतना आपका पेयर बनेगा, तो इतना एलिमेंट होगा, एन क्रॉस मतलब एन इंटू एम होगा ए क्रॉस बी में एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग चलिए सेट्स में इतना ही था, अब हम लोग चलते हैं सेट के बाद। अब हम लोग जो एक्चुअल चीज़ है वो पढ़ते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले क्या होता है, रिलेशन से चालू होता है, ठीक है, और ये बोर्ड के लिए सही है, रिलेशन 3 4 सवाल आ जाते हैं बोर्ड में। तो रिलेशन में आपका ये हो गया, रिलेशन का पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ये क्या होता है, रिलेशन की जो क्रॉस प्रोडक्ट की है ना, 2 सेट ले लेते हैं और भी, तो इसमें जितना भी जो एलिमेंट आया पेयर वाइज ऐसे कर करके, इसका क्या होता है, ये सबसेट होता है रिलेशन। अब इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग डील करेंगे, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन सिमिलर मतलब जैसे हम लोग जो रिलेशन बनाते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है रिलेशन, सेम एकदम वही रिलेशन यहाँ भी है। रिलेशन क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। सपोज 2 गाँव ले लीजिए, एक है ए गाँव और एक है बी, इसमें 2 लोग रहते हैं सी डी, और इसमें 3 लोग रहते हैं ई एफ जी, ठीक है। अब बताइए कि रियल लाइफ जैसा एकदम सोचिए कि मतलब कितना रिश्तेदारी हो सकता है, बताइए। तो ए गांव से बी में कितना रिश्तेदारी हो सकता है, कितना पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे कितना है, 3 लोग हैं, कितना रिश्तेदार हो सकता है। तो चाहे तो सी है जो तीनों के साथ रिश्तेदारी में है, और डी भी है जो तीनों के साथ रिश्तेदारी में है, ये कितना हो जाएगा, 6। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल केस है, समझे, मतलब मैक्सिमम क्या है आपका, कि यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन तो अब बताइए क्रॉस, हाँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है आपका, कि सी है जो ई के साथ भी रिलेशन में है, सी है जो एफ के साथ भी रिलेशन में है, और सी है जो जी के साथ भी रिलेशन में है। ऐसे ही क्या है, डी है जो ई के साथ है, और
डी है जो एफ के साथ है, और डी है जो जी के साथ है। ठीक है, ये रिलेशन में है। ये टोटल क्या हो गया आपका, पॉसिबिलिटी कि इतना रिलेशन ही बन सकता है। अब कितना रिलेशन है ये पता नहीं है, रिलेशन में कितना एलिमेंट है ये पता नहीं है, कि क्या वो सही में रिश्तेदारी है, लेकिन मैक्सिमम रिश्तेदारी इतना ही बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। होगा भी कैसे, यहाँ पे यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे तीन लोग हैं, एक लोग यहाँ से एक लोग का लेंगे तो कितना, तीन लोगों के साथ रिश्तेदारी हो सकता है मैक्सिमम, तीनों के साथ। चार के साथ तो होगा नहीं, यहाँ पे चार लोग है ही नहीं, तो मैक्सिमम तीन, उससे कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमको फाइंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा तो तीन। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका बताता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है कि मैक्सिमम कितना मतलब रिलेशन बन सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटी है रिलेशन बनने का, वो सारा का सारा हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया क्या कि जैसे ए क्रॉस बी करिएगा तो यही आएगा एलिमेंट, देखिए सी कॉमा ई, सी का तीनों के साथ सी कॉमा एफ, और पेयर बनेगा सी कॉमा जी, फिर ऐसा ही है डी कॉमा ई, फिर डी कॉमा एफ, फिर डी कॉमा जी, इतना ही होगा। ठीक है, अब बताइए रिलेशन क्या होता है, क्या लिखें, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन होगा ना आर, वो क्या होगा, इसी का सबसेट होगा। इसी का सबसेट मतलब इसमें कुछ कुछ एलिमेंट छोड़ देना है, तभी तो सबसेट क्या होता है आखिर, सबसेट मतलब होता है कि उसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें हो। ठीक है, तो सबसेट तो यही हो गया ना कि सारा का सारा एलिमेंट हो, मतलब ये सारे में से कुछ ना कुछ मिलता हो, उसमें जितना भी है वो सारा का सारा इसमें हो। तो अब रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हो गया कि एक्चुअल रिश्तेदारी कितना है। तो एक्चुअल रिश्तेदारी सपोज हम मान लेते हैं कि हाँ सी है जो ई का भाई है, ठीक है, भाई लगता है रिश्तेदारी में, और डी है जो बस एफ का भाई है, बस यही दो रिश्तेदारी है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कि सी ई के साथ रिलेशन में, और डी है जो एफ के साथ रिलेशन में। ठीक है, तो अब बताइए, तो ये सबसेट हुआ ना, क्योंकि सी ई इसमें है और डी एफ है, ये डी एफ यहाँ पे है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी रिलेशन था पॉसिबल उसको कंसीडर कर लिया। इसमें क्या किया हम लोग, रिलेशन क्या होता है, इसी का सबसेट होता है, मतलब कुछ हम ऐसा कर रहे हैं रिलेशन, मतलब कि ए क्रॉस बी में पूरा का पूरा जितना भी पॉसिबल है रिश्तेदारी संभव हो सकता है सबको ले रहे हैं। और रिलेशन क्या होता है कि जितना एक्चुअल में है, जितना कि है रियलिटी में, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये सबसेट होगा। तो अब शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब यहाँ पे ये है ध्यान देने वाले कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स हम लिखवाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का दोनों सेट क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ए है तो दूसरा क्या होना चाहिए जरूरी, बी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए है तो ए भी हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर केस यही आता है कि रिलेशन खुद का खुद के साथ ही बनता है, मतलब एक सेट से उसी सेट में बनता है। अब रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन को जनरली आमतौर पर आर से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आर के बाद आपको कॉलन दिया जाता है, कॉलम देने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है सेट का नाम, कि कहाँ से सेट चालू हो रहा है, कहाँ से रिलेशन चालू हो रहा है। अगर ये है, इसको लिखेंगे तो ये कहाँ से चालू हो रहा है, कौन सा सेट से, ए से, और कहाँ पे जा रहा है, एरो देके बी पे, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेशन क्या है, आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, और फिर इसमें रिलेशन क्या था, बस ये था। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सी कॉमा ई एक एलिमेंट है इसमें, और डी कॉमा एफ बस दो ही एलिमेंट है। समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका है कि रिलेशन ए टू बी है, और रिलेशन एक तो क्या होता है, रिलेशन सब रिलेशन भी एक सेट ही है, तो सेट का एलिमेंट दो ही का है, जितना भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे हम लोग रिलेशन में लिख देते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक रिलेशन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन भी बिल्कुल आसान है। एक एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते जाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में, फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि पहले ही हम बताए हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे, सारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा शॉर्ट में आपका कंटेंट बता देंगे, सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे चैप्टर के बारे में। दूसरा फिर क्या है कि डिटेल में डिटेल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक है, हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का। तो ये मेरा तरीका होगा कि पहले ये पढ़ाएंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सॉल्व करवाएंगे। तो अब रिलेशन का टाइप्स देखते हैं। तो रिलेशन 3 टाइप का होता है। ठीक है, मेनली 3 टाइप का ही होता है, वो एक कंबाइन है। तो पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिलेशन सपोज ले लेते हैं एग्जाम्पल कि R A to A है, ये रिलेशन दिया हुआ है। और ए कब है, ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 इतना एलिमेंट है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, और रिलेशन क्या क्या है, रिलेशन सेट दिया हुआ है आपका 1,1 पहला वाला में, 1,2 2,2 3,3 और 4,4 2,1 ऐसा। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है इसी पे, ये दूसरा R1 है, ये R2 रिलेशन मान लीजिए। ये क्या है आपका 1,1 2,2 3,3 1,3 और 3,1, बस इतना ही है। ठीक है, ये पहले एक एक करके समझते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव समझते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जिस सेट पे दिया हुआ रिलेशन, ये किस पे दिया हुआ है A to A, इसमें सिमिलर है, मतलब सेम थिंग है। आपको जब भी दिया रहेगा तो सेम का सेम सेट से सेम सेट में ही दिया रहेगा। तो इसमें क्या है कि सारा का सारा एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ये जो जिस सेट पे दिया हुआ ना, उसमें जितना भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन हो, मतलब वो खुद के साथ रिलेटेड हो। यानी जो पेयर बनाता है ना, वो खुद का साथ पेयर बनाए। जैसे क्या है, इसमें कितना एलिमेंट है 4, तो एक एलिमेंट है 1, तो ये किसके साथ पेयर होना चाहिए, ये वाला। 2 2 के साथ होना चाहिए, और 3 3 के साथ, और 4 4 के साथ भी ये वाला चीज़ चारों होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो जैसे R1 में देखते हैं, R1 में ढूंढते हैं 1,1 है 1,2 है, बोलो सॉरी 2,2 है 3,3 है 4,4 है। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव है। लेकिन R2 में 1,1 है, इसमें 4 एलिमेंट है, 2,2 है 3,3 है, लेकिन 4,4 ये इसका इमेज, इसका सेल्फ रिलेटेड वाला नहीं है, सेल्फ के साथ रिलेशन नहीं है इसमें। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझे। ये 3 है लेकिन चौथा नहीं है, इसलिए ये नहीं है। अगर ये दे दिया रहता कि 1 2 3 ही खाली, तो उस टाइम ये फिर रिफ्लेक्सिव इस सेट के लिए होता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो और थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नाम से ही पता जाता है, चलता है सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि जस्ट उसका उल्टा वाला भी हो।
तो अगर ए कॉमा बी कोई रिलेशन में है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, वो भी होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा वाला बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसे देखिए, इसका चेक करते हैं R1 के। तो R1 में पहला एलिमेंट क्या है, 1,1, तो 1,1 का उल्टा क्या होगा, यही होगा 1,1, तो ये तो ऑलरेडी है ही। 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2,1, ये है, ये वाला 1,2 है तो 2,1 इसमें है, ठीक है। दूसरा 2,2, तो 2,2 का खुद ही उल्टा हो जाएगा, ये भी है 3,3, यही हो जाएगा। 4,4 का भी यही हो जाएगा। अब 2,1 आएगा, तो 2,1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1,2, ये ऑलरेडी है। तो फिर R1 क्या हो जाएगा, R1 सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, R1 सिमेट्रिक हो गया। अब R2 के बारे में देखते हैं। तो R2 में क्या क्या है कि जैसे ये है 1,1, तो इसका भी तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1,1 ही होगा, सेल्फ वाला का सेल्फ के साथ ही होगा ही। तो इसका भी अपोजिट है, खुद का ही है सिमेट्रिक ही, इसका भी खुद का ही है, इसका भी खुद का ही है। जैसे 1,3 का क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, 3,1 जरूरी होना चाहिए, तो 3,1 है। और 3,1 का क्या होगा उल्टा, ये 1,3, तो ये भी क्या है, ये भी है, तो ये भी क्या है, R2 भी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं R3 बराबर ले लेते हैं 1,1, 2,3 और 1,3, इतना ही। अब ये देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये क्या है 1,1, तो ये तो है इसका खुद के साथ, लेकिन 2,3 का उल्टा क्या होना चाहिए, 3,2, 3,2 इसमें होना चाहिए, लेकिन 3,2 है ही नहीं, तो इसका तो नहीं है और इसका भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आई गेस अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब जो तीसरा है ट्रांजिटिव, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव में भी सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर A कॉमा बी रिलेशन में है और B कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब दो ये एलिमेंट है, तो फिर आपको A कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब सिंपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर A है जो B के साथ कोई संबंध बनाता है और B है जो C के साथ संबंध बनाता है, तो A और C के साथ भी संबंध होना जरूरी है, क्योंकि A है B के साथ, सपोज भाई है, और B है जो C का भाई है, तो A और C दोनों भाई होगा ऐसा। तो ये वाला चीज़ होना चाहिए। तो अब जैसे R1 में देखते हैं, R1 में क्या है कि 1,1 है, ठीक है, और इसके ये एंडिंग और दूसरा का स्टार्टिंग दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, अब लास्ट में एंडिंग है, तो 1 के साथ कौन कौन स्टार्टिंग है, सारा इसके साथ बना सकता है ऐसा रिलेशन। तो एक है 1,2, ये है 1,1, 1,2, तो ये 1 खत्म, यानी 1,2 होना चाहिए, तो ये 1,2 तो है ही, खुद है। फिर इसके बाद 1,2 है, अब ये 2 एंडिंग हो रहा है, तो 2 स्टार्टिंग किसका किसका है, ये 2,2 पे, तो ये हट जाएगा, तो 1,2 ये है ऑलरेडी। फिर 1,2 एक और किसके साथ बनाएगा, 2 किससे स्टार्ट है, ये 2,1 के साथ, ऐसा है, तो फिर 1,1 है। फिर एक और क्या है 3,3, तो 3 कहीं किसी का भी स्टार्टिंग नहीं है, और 2 स्टार्टिंग था वो भी देख लिए, तो ये फिर क्या है 1,1 हो गया, 2 का हो गया, 3 किसी के साथ ऐसा पेयर ही नहीं बना रहा है, 4 वाला भी नहीं बना रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं
कि एंडिंग पहला के लिए 1 पे हो रहा है, तो एंडिंग दूसरा स्टार्टिंग 1 से कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पेयर। तो ये दोनों ऐसा है कि 1,1 एग्जिस्ट करेगा और फिर 1,3 है पहले से, तो क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1,3 खुद ही है, और 2 का 2 किसी के साथ है ही नहीं, और 3 का 3, तो 3 लास्ट में एंडिंग हो रहा है, तो 3 स्टार्ट किस में हो रहा है, इसमें तो है। तो 3 3 ये पेयर की, और है 3 1, ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, तो 3 1, तो 3 1 ये खुद भी है। अब इसमें कोई बचा नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रांजिटिव होगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R1 R2 दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझ में आ गया होगा। ऐसे डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें जो लास्ट है, लास्ट होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि यह कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि आपका इसमें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों का तीनों होना चाहिए। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो R1 देखिए, R1 क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो ये क्या हो गया, R1 सॉरी क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। R2, तो R2 में क्या था कि सिमेट्रिक था, ये R2 फिर से लिख देते हैं, 1,1 ये था, इसमें 2,2 3,3 और था 1,3 और तीसरा था 3,1। तो इसमें क्या था कि आपका, हाँ सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो ये R2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो आई गेस अब समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे हिसाब से एक बार और थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं अच्छे से रिलेशन का। वो सेट का तो सेट था कि सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें जिसमें वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है सेट। उसके बाद हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में होता था क्या कि हम लोग एक सेट का हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते थे। तीसरा हो गया आपका सबसेट बताया था। तो सबसेट मतलब क्या होता है कि आपका क्या होना चाहिए कि ऐसा उसका सारा का सारा एलिमेंट किसी सेट में एग्जिस्ट करता है, तो क्या कहलाएगा, उस सेट का ये सबसेट कहलाएगा। फिर रिलेशन में आते हैं, तो रिलेशन होता था कि ये क्या होता था, ये भी रिलेशन एक भी सेट है और इसमें एलिमेंट कैसा होता है, पेयर वाइज होता है। और ये क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ये सबसेट होता है। और इसमें दो जो सेट होते हैं वो क्या है, कैसा होता है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये रिलेशन फिर 3 टाइप का होता था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में, हाँ रिफ्लेक्सिव में जिस सेट पे है उसमें जितना भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 2,2, ये 4 है तो ये चारों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें से 2 है और 2 नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये चारों का चारों होना चाहिए। फिर इसके बाद सिमेट्रिक था, तो सिमेट्रिक मतलब कि A कॉमा B है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, B कॉमा ये भी उसमें होना चाहिए। और तीसरा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या हो जाता था, नहीं सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन, कि अगर A कॉमा B है, B कॉमा C है तो A कॉमा C भी उसमें होना चाहिए। और चौथा और लास्ट था इक्विवेलेंस रिलेशन,
वो कैसा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का तीनों रिलेशन होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आई थिंक मैं अच्छे से आपको डील कर पाया, और जो भी चीज़ छूटा है वो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें देखेंगे। और तब तक के लिए चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम उसको ले लेंगे। तो कोई भी इससे डाउट हो बताइएगा, कैसा सवाल भी हो तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और चलिए, थैंक यू, बाय।